आप देख रहे हैं देश की खबर, जनहित खबर बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित खबर बिहार और आज के इस खबरनामा के अंक में हमारे साथ जुड़ रहे हैं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सीनेट के सदस्य डॉक्टर अंजीत चौधरी। आइए मैं आप लोगों को बताता चलूं कि मैं आज इन सीनेट के सदस्य अंजीत चौधरी से कुछ सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूं। अंजीत जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय जो अपने स्थापना काल से कुछ दिनों के बाद तक जिस सोच से राज परिवार के द्वारा भवन दिया गया, सरकार के द्वारा फंड देकर के यहाँ विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और विगत हम 5-10 सालों की बात करें तो विश्वविद्यालय अपने नकारात्मक समाचारों के लिए जाना जाता है। विश्वविद्यालय की जो छवि है उस पर कहीं न कहीं बार बार बड़े बड़े हथौड़ों से चोट पड़ रही है। छात्र यहाँ से पलायन हो रहे हैं दूसरे विश्वविद्यालय को जाने के। आखिर क्या वजह है जो ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है और इसका निराकरण क्या है? आप चूँकि सीनेट के सदस्य हैं, सरकार के द्वारा मनोनीत हैं, आप सरकार के एक अंग हैं विश्वविद्यालय के प्रशासनिक क्षेत्र में, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं और इसकी सुधार कैसे संभव है? यह विषय बहुत ही गंभीर विषय है कि मिथिलांचल के क्षेत्र में मिथिला के उत्थान के लिए और समाज के उत्थान के लिए शिक्षा की मूल स्तर है शिक्षा, उच्च शिक्षा। अगर उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए यहाँ यूनिवर्सिटी, मिथिला यूनिवर्सिटी बनाई गई, जिस सोच से उसका यहाँ सर्वनाश कहिए करने के लिए यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्थाएं चल रही है। हम लोग सदन के मेंबर हैं। राज्य सरकार ने मुझे हम जैसे लोगों को मनोनीत सदस्य बना करके हमारी बात को यहाँ रखने के लिए सरकार के तरफ से मॉनिटरिंग करने के लिए भेजी जाती है, लगाम कसने के लिए लगाम जाती है, ऐसे मोटे शब्दों में कह सकते हैं। लेकिन हम लोगों की बात यहाँ नहीं सुनी जाती है। जस्ट लाइक ऐसा लगता है कि हम लोग बोलने के लिए आए हैं, हम लोग बोल करके निश्चिंत हो जाएं, करेंगे वही लोग जो उनको करना है। इसके पीछे कारण क्या है कि यह विश्वविद्यालय पहले जो बनी, जिस सोच के बनी थी, सामाजिक उत्थान के लिए, शैक्षणिक व्यवस्था, उच्च स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के लिए, गरीब गुरबों की शिक्षा जो बाहर नहीं जा सकते हैं, दरभंगा से बाहर आर्थिक विपन्नता के कारण नहीं जा सकते हैं, गरीब मजदूर किसान जो यहाँ के लोग हैं वो उस शिक्षा प्राप्त करें, उसके लिए यहाँ महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में बच्चे पढ़ेंगे और सहज रूप से वो यहाँ पर वो शिक्षा ग्रहण करेंगे और रोज़गार मिलेगा। लेकिन आज का जो स्थिति है यह यही है कि विश्वविद्यालय अराजकता के माहौल में चल रही है, व्यापारिक स्थिति चल रही है, खुले तौर पर बोल सकते हैं। क्या आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि कुलपति पर कभी FIR होता हो या रजिस्ट्रार पर FIR होता हो? यह दुर्भाग्य की स्थितियां चल रही है कि यहाँ कुलपति और कुल सचिव, यहाँ की व्यवस्था है सिर्फ उद्योग की तरह शिक्षा को बना गए हैं। जिस प्रकार लोग निजी ट्यूशन चलाते हैं और उसका उद्देश्य होता है कि निजी कोचिंग करके हम आर्थिक संपन्नता में आ जाएं, उस प्रकार यहाँ वहाँ तो एक ईमानदारी जरूर होती है कि पढ़ाने पर भी ईमानदारी होती है। जो पढ़ते हैं पर लोग बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए यहाँ और पढ़ करके उनके ज्ञान भी होती है, अच्छे जगह कंपटीशन भी पास करते हैं। लेकिन विश्वविद्यालय के यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ जो प्रधानाचार्य हैं, कुलपति, रजिस्ट्रार हैं, जो भी लोग हैं, ये लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए लगे हुए हैं, शोषण करने के लिए लगे हुए हैं। छात्र पर कोई इंटरेस्ट नहीं है कि छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिलनी चाहिए, छात्र कैसे आगे बढ़े, कैसे राज्य स्तर पर, विश्व स्तर पर नाम आवे। यूनिवर्सिटी का उस कुलपति को उसे या यहाँ की प्रधानाचार्य को उसे कोई मतलब नहीं। हम लोग जैसे लोग सदन में बोलते हैं, हम लोग की संख्याएँ कम होती है, लगता है कि हम लोग बोल लिए हो गया, इतिश्री हो गया। कहिएगा सरकार का नियंत्रण जब तक विश्वविद्यालय पर डायरेक्ट नहीं होगा तब तक विश्वविद्यालय का इस अराजकताओं के प्रति जो मकर जाल की तरह विश्वविद्यालय बनी हुई है, यह समाप्ति नहीं हो सकती है। क्यों कि राज्य सरकार पैसा देती है लेकिन वह नियुक्ति नहीं कर सकती है, वह सस्पेंड नहीं कर सकती है किसी उच्च अधिकारी कर्मचारी के अलावा जो शिक्षाकर्मी
शिक्षक खास करके, उनको बिहार सरकार उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं कुछ नहीं ले सकता, बंधे हुए हैं। इसलिए विश्वविद्यालय एक एक्ट से चलती है, विश्वविद्यालय उनका अपना एक्ट है, उनका अपना स्टैट्यूटरी कमेटी है, सीनियर सिंडिकेट है, और उसमें उनका अपना मेंबर होता है, अधिकांश मेंबर उन्हीं का होता है, और वो विश्वविद्यालय के अधीनस्थ होते हैं। कुलपति रजिस्ट्रार के अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं, जो प्रोफेसर हैं, वो उनके खिलाफ नहीं बोल सकते। वो हम ही लोग वो बोलने वाले होते हैं, जो राज्य सरकार के द्वारा या अन्य संस्था से द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं। लेकिन हम लोग कम संख्या में होते हैं। सरकार, हम लोग अगर बोलते भी हैं, लिखते भी हैं उच्च जगहों पर, लेकिन यहाँ पर में स्पष्ट बात है कि महामहिम राजभवन के द्वारा ये लोग मनोनीत होते हैं, और जब तक राजभवन एक्शन नहीं लेंगे, कड़ा एक्शन नहीं लेंगे, इन लोगों की जो है स्थितियाँ मनमानी चलती रहती। और स्पष्ट रूप से देखने को आया है, हम लोगों को खुल करके देख रहे हैं, अखबार मीडिया में आती है, आप लोग प्रकाशित होती है, लोग हंसते हैं कि जो विश्वविद्यालय शिक्षा देने की संस्था है, वहाँ पर में लूट और बना हुआ है रोजगार, लूट का रोजगार बना हुआ है, लूट का रोजगार। यहाँ लोग कमाने में ही लिप्त है। नहीं, कहीं ना कहीं आपका कहना है कि गलती, एक कहावत है अंग्रेजी में, जो मिस्टेक इज कमिटेड बाय ऑल, गलतियां सबों से होती है, लेकिन जब एक बार कोई गलती हो सकती है, बार बार नहीं हो सकती है। कुछ दिन पूर्व की बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो यहाँ जो परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड निकाला जाता है, उसमें फ़ोटो किसी और का होता है। परीक्षाएँ होती हैं 4 विषय का, परीक्षा फल आता है 6 विषय का। गार्ड का मामला है, गार्ड के आवास भत्ता के नाम पर यहाँ पैसा निकासी कर ली गई है। तो इतने सारे मामले होने के बावजूद भी अगर राज्य भवन कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है, इसका मतलब क्या निकलता है? स्पष्ट रूप से आप यहाँ पर केंद्र सरकार कहती है कि मैं भारत को एक सुंदर भारत बनाना चाह रहा हूँ, भारत को नया व्यवस्था बनाना चाह रहा हूँ, मैंने हर क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि शिक्षा के क्षेत्र जो शिक्षित भारत बनेगा, जब तक परिवार, बच्चे नहीं शिक्षित होंगे, एक परिवार शिक्षित नहीं होगा, एक परिवार शिक्षित नहीं होगा, एक समाज शिक्षित नहीं होगा, और एक समाज शिक्षित नहीं होगा तो राज्य नहीं, और राज्य शिक्षित नहीं होगा तो राष्ट्र नहीं। तो एक शिक्षित भारत बनाने के लिए ज़रूरत है कि एक बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का, उसकी ओर ध्यान देने का। लेकिन यहाँ केंद्र सरकार करती क्या है? शिक्षा, नई शिक्षा नीति आप बनाएं, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता की ओर जो व्यवस्था है उस पर आपका कोई ध्यान नहीं है। आप विश्वविद्यालय में प्रधानाचार्य की नियुक्ति कैसे होगी, कैसे उसका नियंत्रण होगा, लेक्चर की नियुक्ति कैसे, उस पर कैसे नियंत्रण होगा, विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति कैसे, उस पर कैसे नियंत्रण होगा। सारी व्यवस्थाओं की ओर भी शिक्षा नीति में इस सब बातों को रखनी चाहिए, इस ओर कोई ध्यान नहीं है। आधुनिक व्यवस्थाएं में ट्रेडिशनल व्यवस्थाओं को आप आधुनिकता की ओर ले जा रहे हैं, तो ये ट्रेडिशनल जो स्वायत्त संस्था बनी हुई है, स्वायत्त मतलब क्या, ये क्या है स्वायत्त? आप उसको आप स्वायत्त कर दिए कि सब कुछ आप स्वयं भू कर सकते हैं, लेकिन महामहिम के द्वारा आप नियुक्ति करेंगे तो उसमें राजभवन अपने हिसाब से करेगी। उसके लिए आपके कहने का मतलब सांकेतिक भाषा के रूप में यही, कहीं ना कहीं शिक्षा नीति में तो बदलाव लाया गया, लेकिन शिक्षा देने वालों को जो नीति होनी चाहिए, वो एक संचालन करने वाले जो सिस्टम है, जो कैटेगरी है, उसमें जो बदलाव होना चाहिए था वो बदलाव नहीं। राज्य सरकार के द्वारा राज्य के अंतर्गत जो भी विश्वविद्यालय हैं उसको डायरेक्ट विश्वविद्यालय को जो है राज्य सरकार के अधीनस्थ कर दिया जाए। और जब तक राज्य सरकार का जो है सो डंडा नहीं चलेगा, कानूनी डंडा नहीं चलेगा, तब तक ये लोग नियंत्रण से बाहर हैं। डर इनको है नहीं, और बिना डर होकर के, निडर होकर के ये विश्वविद्यालय को ये लोग उद्योग बना दिए हैं, व्यावसायिक उद्योग बना दिए हैं, और सिर्फ कमाने और खाने पर लगे हुए हैं। शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं है, जिसका परिणाम यहाँ के हमारे मिथिला जगत के लोग, हमारे मैथिल जो यहाँ रहते हैं, सब लोग चिंतित हैं, और बहुत ही ये विनाशकारी स्थिति है। इस ओर ध्यान सरकार को देनी चाहिए। आपके माध्यम से मैं यही बात कहना चाहता हूं कि शिक्षा की गुणवत्ता के लिए, शिक्षा की व्यवस्था के लिए, प्रशासनिक व्यवस्था की ओर निश्चित रूप से ध्यान, प्रशासनिक व्यवस्था में भी सुधार होनी चाहिए। तो ये उच्च शिक्षा की बातें थी। अब आइए हम कुछ निम्न शिक्षा पर, जो शिक्षा का जड़ है, वहाँ से कुछ प्रश्न उठाते हैं। देखिए, वर्तमान परिस्थिति में राज्य सरकार के द्वारा उर्दू, फोकानिया, इस्लामिया और मदरसा में जो कार्यरत शिक्षक हैं, उन सबों के लिए राज्य सरकार के द्वारा वेतनमान आदि की घोषणा की गई है। लेकिन वहीं अगर इतर हम देखते हैं, संस्कृत विषय को
जो संस्कृत विषय हमारा देव भाषा रहा है, संस्कृत विषय के उत्थान के लिए राज्य सरकार के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। हालांकि फिलहाल में संस्कृत बोर्ड के चेयरमैन भी बनाए गए हैं, हमारे ही मिथिला क्षेत्र से वो भी चेयरमैन हैं, पूर्व विधायक भी रहे हैं। बड़ी हर्ष की बात है कि मिथिला के क्षेत्र के लोग बने हैं, एक विधायक भी उसमें सदस्य बने हैं। संस्कृत विश्वविद्यालय का पूर्व कुलपति शायद वर्तमान में भी हैं, वो भी सदस्य हैं। ये जो संस्कृत भाषा के साथ भेदभाव किया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा, इसे कैसे रोका जा सकता है? देखिए, आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं जी। सरकार सबके लिए, राज्य सरकार यहाँ सबकी शिक्षा के लिए सोचते हैं। सब संस्कृत की शिक्षा हो कि सामान्य शिक्षा हो कि आधुनिक शिक्षा हो कि ये मदरसा की शिक्षा हो, सारे शिक्षाओं पर में सरकार का विशेष ध्यान है। मैंने आपको पूर्व में भी विश्वविद्यालय शिक्षा पर मैंने चर्चा किया कि राज्य सरकार के नियंत्रण में अगर यूनिवर्सिटी आएगी तो वहाँ भी व्यवस्थाएं और बढ़िया हो सकती है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं दुरुस्त हो सकती है। लेकिन संस्कृत की चर्चा जो आपने किया, संस्कृत के में आप जो देखिएगा, आप अगर सर्वे कीजिएगा तो आपको लगेगा कि संस्कृत की ओर सरकार का विशेष ध्यान है। संस्कृत के शिक्षकों को, मदरसा के शिक्षकों को पैसा मिलती है, लेकिन संस्कृत कॉलेज, अगर आप मदरसा कॉलेज को भी आप देख जाएं, मदरसा में जाएं, देखें कि बच्चों की संख्याएं आपको मिलेगा, वहाँ आवासीय सुविधाएं भी है, उसका भी लाभ बच्चे उठाते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं, मदरसा शिक्षा लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन ठीक आप अगर संस्कृत स्कूलों में आप जाएंगे, गांव में प्राथमिक संस्कृत स्कूल हो या उच्च माध्यमिक संस्कृत स्कूल हो, चाहे महाविद्यालय हो, पूरे बिहार में एक ही यूनिवर्सिटी है, संस्कृत विश्वविद्यालय। पूरे बिहार 38 जिला उसी के अंतर्गत चलता है और तमाम महाविद्यालय उनके अंतर चलता है। अब उस महाविद्यालय में भी आप जाके देखिए, आपको लगेगा कि उंगली पर भी छात्र नहीं, ऐसा मिलेगा कि छात्र भी नहीं है। विडंबना इस बात की है कि सरकार पूर्ण वेतन देती है, लाखों रुपये जो राज्य सरकार अंगीभूत शिक्षकों को मिलता है, उतना ही पैसा उसको ही मिलता है। उच्च शिक्षा स्तर में ये खासियत है सरकार के द्वारा। देखिएगा कि संस्कृत के नीचे पर जाइएगा तो संस्कृत में बच्चे कम मिलेंगे, संस्कृत के प्रति लोगों की रुझान नहीं है। क्यों? पढ़ने के प्रति रुझान नहीं है। क्यों रुझान? इस हमको जैसा अपना लगा या लगता है कि संस्कृत के प्रति लोगों को जागृति की जरूरत है, कि संस्कृत शिक्षा के प्रति लोगों को आकर्षण की जरूरत है। तो मैंने कहा कि संस्कृत शिक्षा के प्रति छात्रों की भी रुझान की ज़रूरत है और ये जागृति की ज़रूरत है। संस्कृत शिक्षा को आगे बढ़ने के लिए हमारे समाज के लोगों को आगे बढ़ना होगा कि संस्कृत के व्यावसायिक शिक्षा है। संस्कृत एक ऐसी शिक्षा है कि आप अगर शिक्षा लेते हैं तो आपके लिए रोज़गार आपके पास है, क्योंकि अभी आप अगर कहीं भी जाइएगा तो संस्कृत के लोगों को, जो पंडित होते हैं वो संस्कृत के विद्वान होते हैं, तो वो अगर पढ़े रहेंगे तो पूजा पाठ भी उनके बिना नहीं हो सकता। कर्मकांड में वो अपनी सफल और रोजगार में संस्कृत शिक्षक की बहाली होती है तो वहाँ वो लाभ उठा सकते हैं। स्पेशल वही लोग लाभ उठाएंगे जो संस्कृत पढ़े हैं। तो ये संस्कृत के प्रति, संस्कृत के लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है, संस्कृत पढ़ने के प्रति जागरूकता की जरूरत है। रही बात यूनिवर्सिटी उच्च शिक्षा में और माध्यमिक शिक्षा में, दोनों में व्यवस्थाएं में भी दोष है कि विश्वविद्यालय का कंट्रोल वो भी स्वायत्त व्यवस्थित रूप से उन्हें दंडा भी नहीं किया जा सकता है, दंडा चलाया नहीं जा सकता, इसलिए कि वह भी स्वायत्त संस्था में अपने आप को समझते हैं कि मेरे ऊपर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राज्य सरकार पैसा आपको देती है, राज्य सरकार आपको वेतन देती है और आप उसको पढ़ाने के लिए नहीं जाएंगे, आप शिक्षा ग्रहण कराने के लिए आप समाज में जागृति नहीं करेंगे। जो पढ़ने के लिए बच्चे आएंगे उसको पढ़ाएंगे नहीं। बच्चे एक दो शिक्षक आते हैं पढ़ने के लिए तो कहेंगे आज क्लास में आज मेरा तबीयत खराब है। नहीं, मैं आपको बताऊं कि वर्तमान परिस्थिति में बहुत सारे संस्कृत विद्यालय ऐसे हैं जिनका अपना भवन नहीं है। हाँ, लोग जो उसमें कार्यरत थे, चाहे वो शिक्षक हों, शिक्षक कर्मी हों, वो लोग सेवानिवृत्त होते गए। वहाँ के जो उस विद्यालय के जो गवर्नमेंटिंग बॉडी के मेंबर थे, सचिव थे, उन्होंने उनके जगह पर किसी और व्यक्ति का मनोनयन किया। आज तक उनका वेतन नहीं चालू हुआ, स्कूल का भवन नहीं बना। विद्यार्थी हालांकि अभी भी कुछ न कुछ मध्यमा, उत्तर मध्यमा, नवीन मध्यमा की तरफ आकर्षित हैं। ऐसा नहीं है कि छात्र नगण्य हो गए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो संस्कृत भाषा, जो अपने आप में एक परिपक्व भाषा है, भाषा की जननी है, थोड़ा
ध्यान इधर ज़्यादा जो होनी चाहिए थी। नहीं, सरकार की ध्यान है। अब संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष माननीय भोला जी बने हैं, अपने दरभंगा जिला से ही हैं, अच्छे लोग हैं। हाँ, पहले और संस्कृत के विकास के लिए संस्कृत महाविद्यालय स्कूल की व्यवस्था के लिए चिंतित हैं। नहीं, वो बयान दिए हैं और वह चिंतित हैं, लेकिन इसमें एक बात आती है कि वहाँ जितने भी महाविद्यालय हैं सब जो है सो मैनेजमेंट के द्वारा चलती है। हाँ, और मैनेजमेंट में इतना दोष है कि मैनेजमेंट व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए वह वहाँ पर में निरंकुशता अपनाती है और उसका मन और इच्छा नहीं है कि यह महाविद्यालय संचालित हो, अच्छे से संचालित करवावें। शून्यता, बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो शून्यता की स्थिति में, प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय की आप जाइएगा तो ये सरकार का डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है। वहाँ पर में कमेटी का इंटरफेरेंस है, सरकार के एक मेंबर होते हैं और कमेटी का काम है कि उसको सुचारू करना, और कमेटी का काम है कि अजागृत फैलाना और महाविद्यालय को व्यवस्थित करना। तो सरकार तो पैसा देती है, उसको जो बहाली होगी शिक्षक, उनको वेतन मिलता है। आप जाइएगा, पहले वेतन मिलता ही नहीं था, न मदरसा के शिक्षकों को मिलता था, न संस्कृत के शिक्षकों को मिलता है। यही सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार है, जो मदरसा और संस्कृत के शिक्षकों को वेतन मिल रहा है। वहाँ के उनके परिवार के लोग खुशहाल हैं। ऐसी स्थिति थी, दरमाहा मिलता नहीं था। ये वर्तमान परिस्थिति में जिस रेशियो, जिस अनुपात में मदरसा फोकनिया के लिए जो सुविधाएं दी गई है, उस मूलभूत सुविधाएं में कहीं ना कहीं क्या कहते हैं कि संस्कृत भाषा पीछे रह गई है। उसके कारण है संस्कृत के मैनेजमेंट की ज़रूरत है और संस्कृत के लोगों को जागने की ज़रूरत है, संस्कृत प्रेमियों को जागृत होने की ज़रूरत है। हम अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ावें, संस्कृत के प्रति ध्यान करावें। अगर जागृति फैलेगी तो निश्चित रूप से उसका परिणाम सार्थक होगा। अभी यह क्या है कि संस्कृत की शिक्षाओं को प्राप्त कराने वाले जो समाज के लोग हैं वो खुद संस्कृत शिक्षार्थियों की ओर से मुकर गए हैं। निश्चित तौर पर इस बातों से हम सभी आम जनमानस को ये समझना होगा कि संस्कृत सिर्फ हमारा देव भाषा नहीं, हमारा कर्मकांड का भाषा नहीं है, अपितु हमारा सार्वजनिक और सार्वभौमिक भाषा है। अगर इस भाषा की अस्तित्व बचेगी तो समाज की अस्तित्व बचेगी। आज के खबरनामा के अंक में बस हम यहाँ पर विराम लेते हैं, फिर अगले अंक में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दिया जाए आज्ञा। नमस्कार।